Is my voice clear now, guys? Now you are getting my voice clearly, guys. One second. My voice is clear now, guys. Just let me know in the chat box. Is it okay now? Okay, fine. ठीक है. One second, guys. Done. Just give me a moment, guys. Okay, so let's start our discussion for today's session. Sorry for the inconvenience, guys. Due to some technical glitch, we were not able to start our lecture properly. So I hope now I am audible and visible to you all properly, guys. Is it fine now? Anji, just let me know in the chat box, guys. Is it fine now? Good morning, Ajay ji, Ankit ji. Is it fine now? Great. ठीक है. Fine, fine, fine. ठीक है. So let's get started with our today's session itself. आज के सेशन में हम लोग मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक जो है वो कवर अप करेंगे. ठीक है. सो देखिए, चैप्टर 1 से लेकर के ये जो चैप्टर 4 तक हमारे रहेंगे, इन चैप्टर्स के अंदर हम लोग जो है वो इन चैप्टर्स को मॉड्यूल ए का पार्ट मानते हैं और मॉड्यूल ए से आप लोगों को फैक्ट बेस्ड और कंसेप्ट दोनों तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक होते क्या हैं और बैंक्स काम कैसे करते हैं. तो देखिए, बैंक्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे हाउस होल्ड रहते हैं, इनका जो सरप्लस फंड रहता है, इस सरप्लस फंड को जो है ये हाउस होल्ड बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं. अब बैंक्स इन्हीं फंड्स को जो है वो आगे लैंड कर देते हैं टू द बिजनेस फर्म्स और द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ठीक है. बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट को लैंड कर दिया जाता है बैंक्स के द्वारा इन फंड्स को. और ये बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट क्या है, इसी फंड का फिर यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया. ठीक है. इन एक्टिविटीज के अंदर जो यूज किया जाता है. अब देखिए, होता क्या है कि ये जो सरप्लस फंड बैंक्स के अंदर डिपॉजिट किया गया इन हाउस होल्ड्स के द्वारा, इनके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इन हाउस होल्ड्स को. इसके अलावा बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो लोन लिया जाएगा, उस लोन के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. अब बैंक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को, बट यहाँ पे बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट जो है वो लोन दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, बैंक्स को. तो ये जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने हाउस होल्ड को दिया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को बिजनेस फर्म या फिर गवर्नमेंट से रिसीव हुआ, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहीं से एक बैंक जो है वो इनकम अर्न करता है. अब
By aiding the function of savings and investment, banks help to stimulate economic activities leading to the economic prosperity. अब देखिए ये जो यहाँ पे लेंडिंग की गई बैंक्स के द्वारा टू द बिजनेस फर्म और द गवर्नमेंट, इसी लेंडिंग के थ्रू, यहाँ पे इस लैंडिंग के थ्रू फंड्स आ गए बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट के पास। अब ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो इन फंड्स की यूटिलाइजेशन करेंगे सो दैट जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाएगी। सो अल्टीमेटली बैंक जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंकिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। हाँ जी, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर नाउ? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, जस्ट लेट मी नो। ग्रेट, फाइन। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज रिटेल बैंकिंग एक्चुअली। सो देखिए रिटेल बैंकिंग की अगर हम बात करें, सो रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रिटेल बैंकिंग बोल देंगे। अब बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, मॉर्टगेजेस, पैरा बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग, ये हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लोग करंट एंड सेविंग्स अकाउंट के बारे में आप लोगों को पता है, फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में आप लोगों को पता है, लोन्स वी ऑलरेडी नो, मॉर्टगेज के बारे में भी आप लोगों को पता है। पैरा बैंकिंग क्या होता है? देखिए पैरा बैंकिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रहते हैं, इनको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हम लोग क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो इंश्योरेंस और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको एक बैंक जो है वो एज ए कॉर्पोरेट एजेंट बन के जो है वो सेल आउट करता है ड्यू टू सम गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस इशूड बाय द आरबीआई इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिटेल बैंकिंग वाला सेक्टर है वो, वन सेकेंड गाइस, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल बैंकिंग के बारे में। सो डिजिटल बैंकिंग हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे जो है वो हम लोगों को हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी इनोवेशन देखने के लिए मिल रही है। अब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीन्स। डिजिटल मीन्स का मतलब क्या है? मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, सो अलग अलग हमारे ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू जो है वो डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो डिजिटल बैंकिंग खुद में ही एक प्रोडक्ट और सर्विस बन गया है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब देखिए इंडिविजुअल कस्टमर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को जो कस्टमर्स, हमारा जो टारगेटेड कस्टमर बेस रहता है वो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं। अब इन इंडिविजुअल कस्टमर्स की अगर बात करें, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। दोज आर लार्ज इन नंबर। इसके अलावा टिकट साइज इज स्मॉल। अब यहाँ पे टिकट साइज इज स्मॉल का मतलब क्या है? टिकट साइज स्मॉल होने का मतलब क्या है कि जो लोन का अमाउंट लिया जाता है इन कस्टमर्स के द्वारा या फिर जो डिपॉजिट किया जाता है, दोनों का ही जो क्वांटम रहता है, जो अमाउंट रहता है, चाहे वो डिपॉजिट का हो चाहे वो लोन अमाउंट का हो, दोनों का ही जो क्वांटम रहता है दैट इज वेरी मच स्मॉल इन नंबर। इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? टिकट साइज इज स्मॉल इन नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल कस्टमर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस देखने के लिए मिल रही हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर। ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि वॉल्यूम ड्रिवन या फिर मास नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर। मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। both physical and virtual services are being offered in the case of retail banking itself। फिजिकल सर्विसेज का मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो यहाँ पे एटीएम को कंसीडर कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल सर्विसेज। वर्चुअल सर्विसेज के लिए हम लोग जो है वो चैटबॉट आज की डेट में जो यूज किए जा रहे हैं बैंक्स के द्वारा उनको यूज किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो है ये भी हमारे पार्ट बनते हैं, किसके? रिटेल बैंकिंग के पार्ट बन जाते हैं। सो आई होप रिटेल बैंकिंग क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिटेल बैंकिंग। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की टर्म्स के बारे में।
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मास रिटेल बैंकिंग के बारे में। देखिए मास रिटेल बैंकिंग क्या है। मास रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग मास नंबर ऑफ कस्टमर्स को डील करते हैं। अब यहाँ पे हमारे नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को, मास रिटेल बैंकिंग मतलब मासिस को डील किया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मास रिटेल बैंकिंग के अंदर बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि अगर C1 कोई वन सेकेंड गाइस, कि अगर C1 कोई कस्टमर है तो इस C1 कस्टमर को अगर P1 प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है, तो अगर कोई CN कस्टमर है उसको भी सेम P1 प्रोडक्ट ही ऑफर किया जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे लोन्स के ऊपर अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगभग हर इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड इन केस ऑफ मास रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज क्लास रिटेल बैंकिंग। अब देखिए क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है वो हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स या फिर निश कस्टमर्स को डील करते हैं। ठीक है, ये हमारे हाई नेटवर्थ कस्टमर्स जो रहते हैं इनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इन केस ऑफ क्लास रिटेल बैंकिंग। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है वो क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट की रिगार्डिंग भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना, रिटायरमेंट प्लानिंग करना, एसेट एलोकेशन करना, एजुकेशन प्लानिंग करना, चैरिटेबल गिविंग स्ट्रेटेजीज के अंदर एडवाइज करना, या फिर कोऑर्डिनेशन विद द प्रोफेशनल्स इटसेल्फ। सो दीज आर दी मल्टीपल सर्विसेज जो कि हम लोग देखते हैं कि क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर ऑफर की जाती है। अब वेल्थ मैनेजमेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा मॉड्यूल डी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेल्थ मैनेजमेंट ओनली। सो आई होप ये दोनों टर्म्स मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग आप लोगों को क्लियर है भाई। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो एडवांटेज है दैट इज रिस्क इज स्प्रेड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के केस में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा रिस्क है दैट इज स्प्रेड। अब रिस्क स्प्रेड क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इन वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स की वजह से हमारा जो रिस्क फैक्टर है दैट इज बीइंग स्प्रेड इटसेल्फ, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि ये सारे के सारे कस्टमर्स एक ही टाइम के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। नेक्स्ट इज देयर इज गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। अब देखिए क्योंकि वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स होने की वजह से हम लोग जो है उनको क्रॉस सेल कर सकते हैं राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को राइट टाइम के ऊपर। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कोई कस्टमर है वो आप लोगों के पास बैंक में आता है कि भाई मुझे सेविंग्स अकाउंट ओपन अप करवाना है। अब सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप करने के साथ साथ आप लोग जो है उसको बोलते हैं कि भाई आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी प्लान कर सकते हैं। आपने अभी अब जब वो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरता है तो वहां पे the banker got to know कि he is just married now, so they also can pitch them the education plan as well for their children। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट नीड को समझते हुए हम लोगों ने उसकी फ्यूचर नीड को भी एक्सेस कर लिया और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल आउट करने की कोशिश की। सो दिस इज गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। अब वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर। वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि टिकट साइज जो है वो हमारा बहुत ही स्मॉल रहता है इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर। वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि लोन्स के ऊपर ज्यादा रेट ऑफ एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर से लिया जाता है बाय द बैंक्स। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो टिकट साइज है वो स्मॉल है, तो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट विल बी लेस इन नंबर। तो ये जो हमारा लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को काफी ज्यादा जो है वो स्प्रेड देखने के लिए मिलता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट एडवांटेज इज मास कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ऑलरेडी हम लोगों ने समझा कि हम लोग यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम नंबर ऑफ कस्टमर्स को डील कर रहे हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो जब भी उनका हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको प्रोवाइड किए जाएंगे तो वहां पे हम लोग उनको जो है वो जब भी उनसे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो हम लोग मास कलेक्शन ऑफ डेटा वहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मास नंबर ऑफ कस्टमर्स है। नेक्स्ट इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल देन द लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को बिजनेस साइकिल के अंदर दो तरह के फेजेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, बूम फेज और रिसेशन फेज। ठीक है, सो अब हमारा ये जो रिटेल बैंकिंग वाला सेक्टर है इसके अंदर चाहे बूम फेज हो मार्केट में चाहे रिसेशन फेज हो, हमारा जो ये रिटेल बैंकिंग वाला सेक्टर है इसका जो क्रेडिट साइकिल रहता है उसके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर जो चेंज होता है वो देखने के लिए नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू द लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं दोज आर मोर वोलेटाइल विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट साइकिल। ठीक है, सो आई होप दीज एडवांटेजेस आर क्लियर टू यू ऑल।
मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए, वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, बट इन लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैनेज करना खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज आईटी कॉम्प्लिकेशंस। अब देखिए, आईटी में हम लोगों को जो है वो रेवोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, बट इस रेवोल्यूशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जैसे साइबर फ्रॉड जो है वो हम लोगों को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो IT complication is one of the constraint with respect to the retail banking. Next is bank run during the uncertainty. अब ये बैंक रन का मतलब क्या है, देखिए मान लो कि C1 कस्टमर है, C2 कस्टमर है, C3 कस्टमर है और CN कस्टमर है, मल्टीपल कस्टमर्स आ गए। अब ये सारे कस्टमर्स क्या करते हैं कि एक ही टाइम के ऊपर जो है ये, वन सेकेंड गाइस, अब ये सारे कस्टमर्स जो है ये क्या करते हैं, C1 कस्टमर है, C2 कस्टमर है, CN कस्टमर है, ये सारे कस्टमर्स ने एक बैंक के पास जो है अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर कुछ फंड्स को जमा किया हुआ है। अब ये एक ही टाइम, इनको मार्केट में कोई स्पेकुलेशन होती है कि भाई मार्केट में जो रिसेशन आने वाला है तो इनको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, ये बैंक के पास जाते हैं और सारे कस्टमर्स बैंक के पास सिमिलर टाइम के ऊपर पे जाकर के फंड्स को विड्रॉ करने की डिमांड करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसी को क्या बोला जाता है, बैंक रन बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे बैंक्स को जो है वो अनसर्टेनिटी के अंदर जो है रन करना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है, एनपीएज आर देयर। देखिए, जब भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को तो इन लोन से इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होती है, तो ये लोन एसेट की तरह काम करते हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर। बट जब इन लोन्स की रीपेमेंट नहीं की जाती है बाय द कस्टमर, तो उस केस में फिर ये एसेट्स क्या बन जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज फियर्स कंपटीशन। अब धीरे धीरे हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोगों को एलपीजी रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैसे ही हम लोगों को जो है वो फॉरेन बैंक्स की भी एंट्री हमारी रिटेल बैंकिंग वाले सेक्टर के अंदर होती हुई देखने को मिली। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी यहाँ पे जो है वो सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, फॉरेन बैंक्स के द्वारा भी सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को डील किया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा भी सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को केटर किया जा रहा है। सो दिस इज फियर्स कंपटीशन। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क। अब देखिए, किसी भी बैंक के द्वारा जब भी किसी ब्रांच को जो है वो मेंटेन करना होता है तो उसकी एक कॉस्ट इनकर होती है बैंक के लिए। अब इस ब्रांच नेटवर्क को मेंटेन करने की एक हैवी कॉस्ट जो है वो ब्रांच बैंक्स को इनकर करनी पड़ती है, विच कैन बी अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। सो आई होप एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। So now try to answer out this question, guys. Which among the following is not a characteristic of retail banking? Your options are banking for small businesses, savings account and personal loan, large corporate bodies, provided loan, online and offline delivery models. So what should be the right answer? Anji, try to answer out this question, guys. Okay, Rajni ji, Vinay ji, Ritesh ji, everyone is answering option C is the right one. Okay, ठीक है. So let us see the right answer for this particular question, guys. Yes, the right answer is option number C itself. That is large corporate bodies provided loans. ये हमारा जो करेक्टरिस्टिक रिटेल बैंकिंग का नहीं बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग का करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑन द रिटेल बैंकिंग। रिटेल मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट कौन सा नहीं है, पोटेंशियल फॉर आईटी कॉम्प्लिकेशन, possible NPAs, possibility of bank run, stable credit cycle. So what should be the right answer for this question, guys? Okay, Ritesh ji is saying option D is the right one. Okay, हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें भाई। देखिए गाइज, ट्राई टू पार्टिसिपेट मैक्सिमम इन दिस सेशन by answering these questions so that you can avail maximum benefit from these sessions. Okay. Okay, Vinay Puri ji also with option D. Okay, option D बताया जा रहा है. Let us see the right answer, guys. Okay, Praveen ji is saying option A is the right one. Let us see the right answer. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। देखिए भी, स्टेबल क्रेडिट साइकिल जो है ये तो कंस्ट्रेंट नहीं है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्टेबल क्रेडिट साइकिल है इट विल बी एन एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। ठीक है,
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टिल नाउ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारी चीजें? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? Everything is clear now? Just let me know in the chat box, guys. Waiting for your reply, guys. Anji, just let me know in the chat box, guys. Everything is clear till now? Okay. So moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं. 1 second, guys. Okay. ठीक है. अब हम लोग बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में. सो देखिए, हम लोग जो है वो एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि 1960s के अंदर जो थे बैंक्स थे, वो सिर्फ कॉर्पोरेट या फिर क्लास क्लाइंट्स को ही, हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स को ही केटर करने का काम कर रहे थे. धीरे धीरे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंक्स के बीच में कैटेगराइजेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, सेग्रीगेशन देखने के लिए मिलती है, जहां पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करते हैं टू द क्लाइंट्स इटसेल्फ, जबकि मर्चेंट बैंक्स जो है वो मर्चेंट रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू द मर्चेंट्स इटसेल्फ. इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग की सेग्रीगेशन होती हुई देखने को मिलती है, जहां पे कॉर्पोरेट जो बैंकिंग है वहां पे कॉर्पोरेट कस्टमर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो टेकल किया जाता है, और रिटेल बैंकिंग के अंदर अभी हम लोगों ने समझा इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो है वो केटर किया जाता है. अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को डिजिटल जो रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला, उस वजह से डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के अंदर ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है. ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम इंडियन सिनेरियो के अंदर इस रिटेल बैंकिंग के एवोल्यूशन को समझ लेते हैं. सो देखिए गाइस, सबसे पहले फॉरेन बैंक्स जो है वो सेटअप कर दिए गए इन द लेट 1970s. ठीक है, सिटी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को ऑफर किया गया. सिटी बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स को ऑफर किया गया. अब पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स थे, इन्होंने काफी एक हैवी टफ कंपटीशन जो है वो फेस किया फ्रॉम दिस फॉरेन बैंक्स. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसको, कार्ड प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया. अब यहीं पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा और जो आंध्रा बैंक है, वो अर्लीस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर जो है वो बनने को देखने को मिलते हैं हम लोगों को. ठीक है, इसके बाद आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, तो आज की डेट में एक काइंड ऑफ रिटेल वॉर जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है बिटवीन दिस, किस किस के बीच में अभी रिटेल वॉर, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच में. और ये किसको लेकर के है ये रिटेल वॉर, एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल पेमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इटसेल्फ. ठीक है, सो आई होप ये एवोल्यूशन आप लोगों को क्लियर है. मूविंग अहेड, अब हम लोग आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी. अब भाई इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों के बुक के अंदर, जो आप लोगों के लिए बुक मेंशन की जाती है बाय द आईआईबीएफ इटसेल्फ, उस बुक के अंदर भी मेंशन किया गया है. ठीक है, सो इस यहाँ पे ये जो आरबीआई का डेटा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे इसका ओवरऑल आर्चिंग एम क्या था कि ग्रोथ रेट ऑफ द रिटेल एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो था ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी. अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो 2019, 2020 और 2021 थे, तीनों ईयर्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कंपैरिजन देखा. अब जो हाउसिंग लोन्स थे, उनके अंदर हम लोगों को सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिला. अगर टोटल रिटेल लोन्स की बात की जाए, सो दिस नंबर ऑल्सो इज इंक्रीजिंग year on year basis. Similarly, percentage growth over the previous year is also on the increasing node itself. ठीक है, सो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारा जो हाउसिंग लोन वाला यहाँ पे कंपोनेंट है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है. अब देखिए, बैंक्स का जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो है, उसने डबल डिजिट ग्रोथ को जो था वो रजिस्टर किया था विद रिस्पेक्ट टू दिस आरबीआई रिपोर्ट इटसेल्फ. अब यहाँ पे अकेला ये जो हाउसिंग लोन कंपोनेंट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिटेल पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक इटसेल्फ. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि हमारे ये जो आरबीआई की ये डेटा यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा हाउसिंग लोन है कंपोनेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिटेल पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ रिटेल एसेट टू द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ इंसाइट्स डेवलप किए गए. अब देखिए, जो टोटल एडवांसेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम थे,
वो हम लोगों को इंक्रीज होने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। सिमिलरली जो परसेंटेज शेयर ऑफ रिटेल टू टोटल एडवांसेस, मतलब जो टोटल लोन्स दिए गए उनमें से कितने रिटेल लोन्स का कितना शेयर रहा, वो भी हम लोगों को जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस इन 2019, 20 एंड 21 इटसेल्फ। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटीएम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंसाइट्स डेवलप की गई। अब देखिए नंबर ऑफ एटीएम्स की अगर हम लोग बात करें, सो एटीएम्स एज द परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेस वर, ये भी हम लोगों को इंक्रीज देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ ब्रांचेस विच आर कवर्ड अंडर सीबीएस, अब ये सीबीएस क्या है, सीबीएस इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीबीएस बोल दे रहे हैं। अब नंबर ऑफ ब्रांचेस विच आर कवर्ड अंडर सीबीएस, ये भी हम लोगों को ये डेटा इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। कवरेज ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस को जो है कवर किया गया है अंडर द सीबीएस, सो 100% कवरेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिली 2019, 2020 और 2021 के अंदर, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में। क्या कुछ ऐसी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो रिटेल बैंकिंग है वो सक्सेसफुली जो है वो मार्केट के अंदर परफॉर्म करते रहे, हमारी जो रिटेल बैंकिंग की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उसके लिए क्या कुछ जो है वो प्री रिक्विजिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो सबसे पहला है एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी चैनल कस्टमर प्रेफर कर रहा है उसी चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाए। अब देखिए इस इमेज के अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए इस इमेज में अंदर आप लोगों को ये विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे एक किंग को बिठाया गया है, उसके यहाँ पे जो है क्राउन रखा गया है। तो कस्टमर इज ऑलवेज द किंग विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। अब कस्टमर अगर चाहता है कि उसको ऑनलाइन चैनल के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करना है, तो उसी चैनल के थ्रू उसको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिए जाने चाहिए। अगर वो चाहता है कि नहीं भाई मुझे फिजिकली ब्रांच को विजिट करके जो है वो इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करना है, तो उस केस में उसी तरह से जो है वो फिर उसको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म के थ्रू ही हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है दोज विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज। अब देखिए आज की डेट में जो कस्टमर है, कस्टमर ये चाहता है कि भाई मैं बैंक में जब भी जाऊं तो मुझे बैंक के इंप्लॉइज के साथ ज्यादा इंटरेक्ट ना करना पड़े, मेरे पास सेल्फ सर्विस मशीन्स हो, मैं उन सेल्फ सर्विस मशीन्स को खुद से ऑपरेट करूं और अपनी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको मैं जो है वो अवेल कर पाऊं। सो दिस इज अ डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज। सो अगर हम लोग डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, जैसे आज की डेट में कियोस्क मशीन्स आप लोग देख पाते हैं, या फिर पासबुक एंट्री करने के लिए पासबुक कियोस्क मशीन्स बैंक्स के अंदर लगाई जाती है। एटीएम मशीन्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज। सो दिस इज आल्सो प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस। अब देखिए प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है कि हम लोग कस्टमर के डेटा का सही से एनालिसिस करके हम लोग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है राइट काइंड ऑफ कस्टमर को प्रोवाइड करवा पाए, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर और लेवल ऑफ रिस्क दैट अ कस्टमर कैन टेक विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इटसेल्फ। सो राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम लोग राइट काइंड ऑफ कस्टमर को सेल आउट करेंगे एट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम, so it will help us to make success of the retail banking itself. next is protective environment. अब देखिए भाई आज की डेट में जो हर कोई कस्टमर है वो यही चाहता है कि भाई अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह की एक्टिविटी होती है तो उस केस में बैंक शुड बी एबल टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू दैट कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रॉड इटसेल्फ। नेक्स्ट इज एसेसिस द क्रेडिट वर्दीनेस। अब देखिए एक इंडिविजुअल कस्टमर का हम लोग जो है वो क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट स्कोर जो है वो सीआईसी दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा जो कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री, कि पहले उसने अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ था तो उस लोन की पेमेंट कैसे की हुई है, ठीक है, मतलब उसने उस लोन की रीपेमेंट कैसे की हुई है, अगर कोई ईएमआईज वगैरह चल रही है तो क्या टाइमली मैनर के अंदर ईएमआईज पे की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। सो इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस कर पाएंगे, मतलब कि उसको फ्यूचर में किस तरह का लोन दिया जाना चाहिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि हम लोग अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम लोग जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ, ठीक है। सो आई होप दीज प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग आर क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं चैलेंजेस फॉर रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग। सो देखिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और एक ऑप्टिमम प्राइस के ऊपर जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करवाना, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेसी ऑफ एमआईएस। अब एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि
आज की डेट में जो भी कस्टमर्स का डेटा रहता है उस डेटा को ही मैनेज किया जाता है बाय द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इटसेल्फ। अब उस डेटा से इंफॉर्मेशन को डिराइव की जाएगी। अगर हमारा ये एमआईएस ही इनएडिक्वेट है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रिटेल बैंकिंग है वो हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर ये जो अगर हमारा एमआईएस इनएडिक्वेट है, सो इट विल बी अ चैलेंज फॉर द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज। केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर्स, एंड एएमएल क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज इटसेल्फ, ठीक है। सो these anti money laundering and KYC guidelines are being issued by the RBI itself। अब आरबीआई के इन गाइडलाइंस को फॉलो करना और कस्टमर्स के अकाउंट्स को ओपन अप करती बार या फिर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इनको प्रोवाइड करती बार इन गाइडलाइंस को फॉलो करना और इनको समझना is in itself is a challenge with respect to the retail banking itself। next is effects of disruptive technology। अब देखिए टेक्नोलॉजी हम लोगों को इवॉल्व तो होती हुई देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर साइबर थ्रेट्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पे इंडिविजुअल जो कस्टमर्स हैं उनके यूजर नेम अकाउंट वगैरह को जो है वो हैक कर लिया जाता है, उनके क्रेडेंशियल्स वगैरह को जो है वो स्टील कर लिया जाता है। सो दिस इज द चैलेंज फॉर द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर लोन जो है दोज आर एक्टिंग एज अ एसेट फॉर द रिटेल बैंकिंग। अब इन लोन्स को दे तो दिया जा रहा है कस्टमर्स को, बट क्या ये लोन्स रीपे भी करेंगे वो कस्टमर्स या फिर नहीं करेंगे, या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं डिफॉल्ट कर जाएंगे और ये जो हमारे एसेट हैं ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस रिस्क को मैनेज करना जो है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ, ठीक है। अब ये रिस्क ये तो मैंने आप लोगों को लोन के रिस्पेक्ट में बताया, इसके अलावा रिस्क क्या है, जो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड होना है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग ग्रोथ। अब देखिए रिटेल बैंकिंग जो है वो ग्रो तो कर रहा है, बट इस ग्रोथ को कंटिन्यू करना ताकि ये अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो हम लोगों को एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ देखने के लिए मिले, कभी भी यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन फेज के अंदर ना एंटर हो। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर द रिटेल बैंकिंग, क्योंकि हम लोगों को जो है वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इनोवेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उसका पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी ग्रोथ को। अदरवाइज कंटिन्यूइंग द ग्रोथ इन द रिटेल बैंकिंग इज अ चैलेंज इटसेल्फ, ठीक है। Moving ahead, now try to answer this question, guys. Which among the following factors will contribute to the success of retail banking? Your options are direct banking services, economical service delivery, protecting consumer environment, and all of the above itself. So, what should be the right answer? कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, गाइस? ओके, ऑप्शन डी बताया जा रहा है रितेश जी के द्वारा, विनय जी के द्वारा भी। ओके, बाला राजू जी भी ऑप्शन डी बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस गाइस, वन सेकेंड। सो यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विस डिलीवरी, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर एनवायरनमेंट, तीनों ही हमारे जो फैक्टर हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? योर ऑप्शंस आर Bank's retail loan portfolio registered double-digit growth in 2021. Percentage of retail loan out of total lending has continued to decline. 100% branches are covered under CBS itself. ठीक है, core banking solutions itself. Next is ATM as a percentage of bank branch are higher in nature. So not correct यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से, which of the following is the not correct statement? Okay, Vinay ji is answering option B is the right one. Ankit ji is saying option B is the right one. Ritesh ji is also with option B. Rakshit Shetty ji is also with option B. Very nice guys. ठीक है. So let us see the right answer. The right answer is option number B itself. क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई परसेंटेज ऑफ जो रिटेल लोन है आउट ऑफ द टोटल लेंडिंग इटसेल्फ हैज कंटिन्यू टू ग्रो। यहाँ पे डिक्लाइन की जगह क्या आना चाहिए था, ग्रो आना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट जो हमारी सही होती। अब यहाँ पे पूछा ही क्या था, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो थी वो पूछी गई थी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, जब भी आप लोग क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो आप लोगों ने जो है वो ये करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू पूछा जा रहा है,
फॉल्स पूछा जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है भी। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के आप लोग आते आते क्वेश्चंस को गलत कर दे। एंड फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है इस सेशन के अंदर, सो आप लोग जो है वो चैट बॉक्स के अंदर मेरे से इस डाउट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो मूविंग अहेड, नाउ लेट अस सी रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ द रिटेल बैंकिंग। क्या कारण है जिस वजह से हम लोग जो है वो अपनी रिटेल बैंकिंग के अंदर जो है वो ग्रोथ को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है राइज ऑफ यंग इंडियन प्रोफेशनल्स। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंडिया का बहुत ही अच्छा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फॉल करती है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 इटसेल्फ। ठीक है, सो एक यंग इंडियन प्रोफेशनल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये यंग प्रोफेशनल्स हैं तो इनके द्वारा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये कुछ इनकम अर्न करेंगे। उस इनकम को ये कहीं ना कहीं जो है वो या तो सेव करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ के लिए जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है मतलब वहां पे जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज होंगी वो एक ग्रोइंग फेज के अंदर होंगी। अब प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट या फिर जो इंडियन इकोनॉमी है इसको जो है वो लोन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। सो अल्टीमेटली जो है वो ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर। अब इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी अगर परचेजिंग पावर हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है तो अल्टीमेटली उनके पास जो सरप्लस फंड्स है वो ज्यादा बच जाएंगे। सरप्लस फंड्स को या तो वो डिपॉजिट कर देंगे या फिर वो इन्वेस्ट कर देंगे। सो दोनों ही केसेस में जो है वो ये इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट जैसे सेबी वगैरह के अंदर जो है वो हम लोगों को रिफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इन रिफॉर्म्स की वजह से अगर ये रिफॉर्म जो है कस्टमर सेंट्रिक हम लोगों को देखने के लिए मिले या फिर कस्टमर ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो उस केस में ये जो रिफॉर्म्स हैं दीज विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब देखिए टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे जो इनोवेट होती जा रही है, इनोवेशन हम लोगों को टेक्नोलॉजी के अंदर देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लोग अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का पार्ट बना लेंगे सो अल्टीमेटली दिस विल आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेसेस। अब देखिए दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ऑटोमेशन आज की डेट में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। जैसे पहले अगर कस्टमर के साथ जो था वो फॉलो अप करना रहता था तो उस केस में बैंक के जो एम्प्लॉइज थे उनको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी, बट आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन जो है वो बैंकिंग प्रोसेसेस का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है विच विल अल्टीमेटली लीड टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट ऑन द रिटेल लोन्स। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाता था ऑन दिस रिटेल लोन्स वो बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, लगभग 14 से 15% के ऊपर जो था वो ये लोन्स दिए जाते थे। अब आज की डेट में जो रिटेल लोन्स है इनका जो इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर डिक्लाइन हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। सो आज की डेट में अगर ये डिक्लाइन यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा कस्टमर्स जो है वो लोन लेंगे विच विल अल्टीमेटली लीड टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज चेंज इन टर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, सो जो ये लोन्स हैं इनकी टर्म्स और कंडीशंस के अंदर भी हम लोगों को जो है वो चेंज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं अगर ये बिल्कुल वन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेंगे हमारी जो ये टर्म्स और कंडीशंस है, और यहाँ पे जो ये टर्म्स और कंडीशंस है दिस विल बी कस्टमर सेंट्रिक, सो अल्टीमेटली जो कस्टमर्स हैं दोज विल बी मोर इन्फ्लुएंस्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग एंड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लिक्विडिटी। अब देखिए फाइनेंशियल लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जब भी हम लोगों को नीड अराइज होती है तो उस केस के अंदर हम लोग जो है वो अपने कस्टमर्स का जो फंड है उसको जो है वो विड्रॉ करने में उनकी हेल्प कर देते हैं। मतलब कस्टमर्स ने मान लो अपने फंड्स को डिपॉजिट किया इन द डिमांड डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, सो कस्टमर्स जो है वो अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल नीड सो दैट वो इन फंड्स का जो है वो यूज कर पाए अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। सो फाइनेंशियल लिक्विडिटी इज ऑल्सो देयर विच विल ultimately lead to the growth of retail banking. Next is changing consumer demographics. अब देखिए कंज्यूमर्स का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो हम लोगों को जो है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले कस्टमर्स जो थे वो ब्रांचेस में फिजिकली जाकर के जो था वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वेल करना पसंद करते थे, बट आज की डेट में रिमोट चैनल्स के थ्रू जो है वो कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। सो चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स
ये भी हम लोगों का जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग, क्योंकि अब अगर कंज्यूमर्स का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सो उसी अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग इनोवेशन भी कर पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि अगर ये कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स ही चेंज नहीं होगा तो हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर भी इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए हम लोगों को देखने को मिला कि पेंडेमिक के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो था वो काफी ज्यादा एक्सिलरेट कर दिया गया। पेंडेमिक ने जो था वो क्या किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो काफी लंबे टाइम से रही थी, पर 2019 के अंदर जब कोविड-19 आता है तो उस टाइम के ऊपर हम लोगों को जो है वो एक्सिलरेट होती हुई देखने को मिलती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। हमारी जो इकोनॉमी थी इस टाइम के ऊपर, हमारी इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट एट अ हॉल्ट इटसेल्फ, इकोनॉमी रुक सी गई थी। बट फिर उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो थे वो ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब यहीं पे बैंक्स ने भी क्या किया कि बैंक्स ने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस को जो था वो डेवलप किया, विच वर एक्टिंग एज इंटरफेस बिटवीन द बैंक्स एंड द फिनटेक्स के साथ जो था वो इन्होंने टाई अप्स करना स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे BaaS बैंकिंग एज ए सॉफ्टवेयर जैसे सर्विसेज को जो था वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब जिससे हुआ क्या, डेटा को एग्रीगेट किया गया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प होती हुई हम लोगों को देखने को मिलती है। सो दिस इज API एंड बैंकिंग एज अ सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रोथ इन डिजिटल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए CNBC की एक रिपोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, देयर वाज अ 200% इंक्रीज इन न्यू मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन इन द अर्ली 2020। अब देखिए ये वही फेज है जिस टाइम के ऊपर हम लोग जो थे वो कोविड-19 से गुजर रहे थे। सो उस टाइम के ऊपर लगभग 200% का इंक्रीज हम लोगों को जो न्यू मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर देखने को मिला एज पर दिस CNBC रिपोर्ट। सो दिस इज द फैक्ट विच इज हाईलाइटिंग कि हम लोग जो है वो रिटेल बैंकिंग का एक बेटर फ्यूचर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रैपिड एडॉप्टेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम दैट अलाउज फॉर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस। मतलब यहाँ पे जो है वो डेटा को एक सेंट्रल नोड पे स्टोर करने के अलावा नोडल पॉइंट्स के ऊपर भी जो है वो स्टोर किया जाता है, सो दैट डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में जो है वो अवेलेबल रहे और उसको रेडिली फॉर्म में जो है हम लोग एक्सेस कर पाए कि जब भी जरूरत हो उस टाइम उस डेटा को हम लोग जो है वो एक्सेस कर पाए। सो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम दैट अलाउज फॉर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो अभी अभी आप लोग ई रूपी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जो ई रूपी है इट ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। सो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग एडॉप्शन होता हुआ देख रहे हैं तो इट मींस हम लोग जो है वो रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं AI एंड डेटा साइंस के बारे में। अब देखिए आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस बहुत ही मोस्ट डिस्कस टॉपिक हो चुके हैं आज की डेट में। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की हेल्प से हम लोग कस्टमर का जो डेटा है उसका एनालिसिस प्रॉपरली कर पाएंगे बाय यूजिंग द एनालिटिकल टूल्स। इसके अलावा हम कस्टमर्स को फ्रॉड से भी बचा पाएंगे और बैंक्स अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द लोन अमाउंट इटसेल्फ के। हम लोगों के पास अगर कस्टमर का डेटा अवेलेबल रहेगा तो उस डेटा के बेसिस पे ही हम लोग ये एनालाइज कर लेंगे कि भाई कौन से कस्टमर को जो है वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दिया जा सकता है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसको ये लोन दिया जाना चाहिए। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जो है ये भी हम लोगों को जो है वो अगर हम लोग इनका भी सही से यूज करते हैं तो इनसे भी हमारा जो रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर है उसको हम लोग एक ब्राइटर फेज के अंदर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी टू बी द टॉप प्रायोरिटी। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है दैट शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। अब किस तरह से जो है वो हम लोग साइबर सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले टर्न ऑन द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक ऐप है उसके ऊपर जब भी आप लॉग इन करते हैं तो वहां पे आप लोगों से पहले तो पासवर्ड मांगा जाता है, पासवर्ड के बाद आप लोगों से जो है वो
फिंगरप्रिंट्स या फिर फेशियल रिकॉग्निशन जैसे ऑप्शंस मांगे जाएं तो उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इज अपडेट योर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके। इसके अलावा थिंक बिफोर यू क्लिक इटसेल्फ, मतलब क्लिक करने से पहले ही आप लोगों को सोच लेना है, ऐसे नहीं है कि किसी भी अननोन लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट इज यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करके भी जो है वो हम लोग साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। अब इसके अलावा आरबीआई के द्वारा भी बहुत से कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। सो दिस इज द कैंपेन जिसके थ्रू आरबीआई क्या कहना चाह रहा है कि कस्टमर्स नीड टू बी अवेयर विद रिस्पेक्ट टू द साइबर फ्रॉड्स इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट इनोवेशंस के बारे में। सो देखिए, हम लोगों को आज की डेट में जो है वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे, जैसे अमेजोन पे, ये वाले जो है वो पेमेंट के मेथड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फिनटेक्स के साथ जो है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फिनटेक्स, फाइनेंशियल कंपनीज और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उनका यहाँ पे हम लोगों को जो है वो टाइप देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से पेमेंट के अंदर भी इनोवेशन हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। सो अगर ये इनोवेशन इसी तरह से कंटिन्यू होती रही, सो अल्टीमेटली हम लोग जो है रिटेल बैंकिंग का एक बेटर फ्यूचर जो है एक्सपेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज राइज ऑफ बिग टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, जैसे गूगल, अमेजोन, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। अब धीरे धीरे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे बिग टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी हम लोगों को जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिलती जा रही है। सो जितना हम लोगों को ये कोलेबोरेशन देखने के लिए मिलेगी बिटवीन द बैंकिंग एंड द बिग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, उतना ही हम लोग जो है बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। Blockchain is a dash ledger technology that can help make transactions secure. Your options are centralized, consolidated, decentralized, and none of the above itself. So blockchain किस तरह की टेक्नोलॉजी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में। Okay, Ritesh ji is saying option C is the right one. Rakshit Sethi ji is saying option C is the right one. Rajni ji is also with option C. Okay. Vinay ji is saying option C is the right one. Pradeep ji is also with option C. Okay. So let us see the right answer, guys. Yes, the right answer will be option number C itself. That is a decentralized ledger technology that can help making the transaction secure itself. Moving ahead, next question is dash is the mandatory process of identifying and verifying the client's identity when opening an account and periodically over the time itself. Anti-money laundering, blockchain, know your customer, and core banking solutions itself. So what should be the right answer here? Okay. सी ऑप्शन बताया जा रहा है मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के द्वारा। ओके, प्रवीण जी, अहमद जी, रक्षित जी, एवरीवन इज आंसरिंग ऑप्शन सी एज द राइट वन। लेट अस सी द राइट आंसर गाइस। Yes, the right answer will be option number C itself. That is, know your customer is the mandatory process of identifying and verifying the client's identity when opening an account and periodically over the time itself. That is why option C will be the right one. क्योंकि हम लोग know your customers की जो गाइडलाइन जो कि आरबीआई के द्वारा जो है वो इशू की जाती है, वो है क्या है एक्चुअल में, दैट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द क्लाइंट्स आइडेंटिटी। जब भी एक इंडिविजुअल अकाउंट को जो है वो ओपन अप किया जाता है, और केवाईसी हम लोग जो है पीरियोडिकली हम लोगों को देखने के लिए मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपिटाइट। अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है, कोई मीडियम रिस्क कस्टमर है, कोई लो रिस्क कस्टमर है, जो हाई रिस्क कस्टमर है उसकी फ्रीक्वेंट वे के अंदर जो है वो हम लोगों को केवाईसी अपडेट के देखने के लिए मिलेगा। जबकि जो मीडियम रिस्क कस्टमर है उस केस में हम लोगों को जो ये केवाईसी है, ये हम लोगों को जो है वो इतना ऑफनली जो है वो अपडेट कराने को नहीं मिलेगा। जबकि जो लो रिस्क कस्टमर्स है, इनको लगभग 10 साल में एक बार जो है अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। सो दिस इज नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल टिल नाउ गाइस। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? हाँ जी, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ गाइस? चैप्टर 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया अभी। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों का? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ गाइस? हाँ जी, प्लीज कमेंट, आप अपने चैट बॉक्स के अंदर आंसर करें भाई। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ गाइस? ओके, ग्रेट। बाकी लोग भी बताएं भाई।
देखिए आई वांट दिस सेक्शन, मैं चाहता हूं कि ये जो सेशन है दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन। आज कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से लिटिल बिट थोड़ा सेशन डिले हो गया, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या फिर इवनिंग में भी आप लोगों का सेशन है, आई विल मेक श्योर कि योर सेशन स्टार्ट्स इन एग्जैक्ट टाइमिंग विच इज बीइंग गिवन टू यू। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो कि अभी मॉर्निंग में कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से आप लोगों को फेस करनी पड़ी। हाँ जी, अहमद जी, अजय जी, अंकित जी, बाला राजू जी, ईशा जी, प्रदीप जी, प्रवीण जी, रजनी जी, इज एवरीथिंग फाइन टिल नाउ गाइस? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द concepts? Great, fine, okay, okay, so moving ahead, okay, ठीक है, 1 second guys. ओके रक्षी जी, आई विल मेक श्योर कि इवनिंग में जो है वो आप लोगों को प्रॉपरली जो है वो नॉइस जो है अवेलेबल रहे हमारे सेशन के अंदर। ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। सो चैप्टर नंबर 2 इज रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशंस, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन गाइस। अब देखिए, बैंक्स के द्वारा जब भी बैंकिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है तो कुछ कंसीडरेशन जो है बैंक के द्वारा की जाती है। सबसे पहले है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो डिफाइन की जाएगी, बिजनेस मिक्स के रिगार्डिंग जो है कंसीडरेशन की जाएगी। इसके अलावा बिजनेस और जो पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव है इसको भी जो है कंसीडर किया जाएगा जब भी बैंक्स के द्वारा जो है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स इटसेल्फ। अब देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मींस कि हाउ टू डील द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का मतलब हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, उनके लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करवाना है। 1 सेकेंड, अहमद जी सिंह सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। इज इट फाइन नाउ? हाँ जी अहमद जी, इज इट फाइन? अब आवाज ठीक आ रही है अभी? हाँ जी, जस्ट लेट मी नो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल प्रॉपर्ली नाउ? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई भाई। ओके ग्रेट, ठीक है। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट इज बिजनेस मिक्स। बिजनेस मिक्स का मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि कितना हम लोगों को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, कितना हम लोगों को जो है प्रॉफिट जनरेट करना है, कितना हम लोगों को जो है वो एक्सपेंडिचर करना है। ये सारा पार्ट बनेगा हमारे बिजनेस मिक्स का। नेक्स्ट इज बिजनेस एंड पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए बिजनेस एंड पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस? पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि जहां पे बैंक्स नीड टू जो बैंक है वो उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है दैट दे वांट टू अचीव विद योर ब्रांड पोजीशनिंग। अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग की हेल्प से दे वांट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल विद अंडर दिस पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब दिस काइंड ऑफ पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव इज टिपिकली बीइंग फॉलोड इन द प्राइवेट बैंक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की जो रहता है इट इज ड्रिवन बाय अ स्ट्रेटेजी व्हिच इज एम्ड एट द प्रॉफिटेबिलिटी इटसेल्फ। मतलब जो
बैंक्स रहेंगे या फिर जो एंटिटीज रहेंगी, उनका अल्टीमेट एम होगा कि हम लोग जो है प्रॉफिटेबिलिटी को अटेन कर पाए। अब ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, दिस इज बीइंग फॉलोड बाय द फॉरेन बैंक्स। अब बहुत ही एक फेमस बैंक है बीएनपी पारिबास, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली जो था वो रिटेल बैंकिंग वाले सेक्टर के अंदर एंटर किया था। बट जब उनको लगा कि भाई इनको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही है मतलब उनको जो डिजायर्ड आउटपुट या फिर जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो अर्न नहीं हो पा रहा है, so they just vanished out from the market, they made a exit from the market itself. So this is positioning objective and this is business objective itself. So I hope ये दोनों आप लोगों को क्लियर है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडल्स इन द बैंकिंग ऑपरेशंस इटसेल्फ। अलग अलग तरह के मॉडल जो है फॉलो किए जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के बारे में। सो देखिए, ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज अ सेमी ऑटोनोमस डिवीजन विद इन अ लार्जर कंपनी। एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक सेमी ऑटोनोमस डिवीजन की तरह जो है काम करता है क्या, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए गाइस, एलजी के बारे में आप लोग जानते हैं, एलजी इज अ ब्रांड जिसके द्वारा रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और टीवीज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे हम लोगों ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल ये वर्टिकल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस डिविजन्स बोल दे रहे हैं विद इन अ लार्जर कंपनी दैट इज एलजी इटसेल्फ। अब अगर हम लोग बैंकिंग का एग्जांपल लें, सो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लोन्स भी ऑफर किए जाते हैं, डिपॉजिट्स भी ऑफर किए जाते हैं और पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं। सो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस यहाँ पे भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट रहती है, इसके अंदर देयर इज क्लियर फोकस ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो क्लियर फोकस रहता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में गाइस। देखिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर जहां पे हमारा जो मेजर एम रहता है दैट इज टू डिराइव द प्रॉफिटेबिलिटी इटसेल्फ, ठीक है। सो क्लियर फोकस इज देयर ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे ऑटोनॉमी इज देयर वंस एसबीयू स्टेटस इज ग्रांटेड, मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का जो स्टेटस है अगर वो एक बार दे दिया जाता है किसी भी एक वर्टिकल को, देन इट कैन मेक इट्स ओन डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड बजट्स एटसेट्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑटोनॉमी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। अब देखिए, ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल रहता है, इट हेल्प्स टू ट्रैक रेवेन्यूज, कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट कैन बी ट्रैक्ड इंडिपेंडेंटली। अब ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल है, इसकी हेल्प से हम लोग जो है वो अपने रेवेन्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट को भी इंडिविजुअली जो है वो ट्रैक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल। क्योंकि हर एक जो सेमी ऑटोनोमस डिवीजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट्स ओन डिसीजन, सो दैट इज व्हाई इट इज इफेक्टिव इन tracking the revenue, cost as well as profit independently for this semi autonomous divisions itself. अब commonly हम लोगों को ये जो strategic business unit model है, it is being observed in the private sector banks itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में। सो डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या है गाइस, देखिए इन दिस अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो किया जा रहा है, बट इट इज डन बेस्ड ऑन द फंक्शंस rather than dividing the organization based on the product lines। हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फंक्शंस इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की टीम जो परफॉर्म करती हैं अलग अलग फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला जो एग्जांपल था उसी को हम लोग कैरी ऑन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे चाहे रेफ्रिजरेटर बनाना है, चाहे एसी बनाना है, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे टीवी है, किसी भी प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करने के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरत है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है और एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है। सो अलग अलग तरह के फंक्शंस के बेसिस पे हम लोगों ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिपार्टमेंटल अप्रोच बोल रहे हैं। अब जैसे एचडीएफसी बैंक का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था लास्ट एग्जांपल के अंदर, तो वहां पे अब चाहे लोन है, चाहे डिपॉजिट है, चाहे पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। अब अगर लोन है तो उसके लिए भी एक एचआर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट रहेगी, लोन डिपार्टमेंट के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट वाले इंडिविजुअल की जरूरत रहेगी, एक अकाउंटिंग इंडिविजुअल की जरूरत रहेगी जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी लोन्स की, सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले इंडिविजुअल्स की भी नीड रहेगी। इसके अलावा कंप्लायंस फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए भी जो हम लोगों को कंप्लायंस डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स का जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो कर रहे हैं बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस या फिर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बट rather on the basis of different functions जो कि परफॉर्म किए जा रहे हैं by the separate departments या फिर teams itself. So I hope this departmental approach is clear to you. अब ये जो हमारी डिपार्टमेंटल अप्रोच है, इट इज कंसिडर्ड एज अ कन्वेंशनल अप्रोच इटसेल्फ।
ये एक बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच जो है वो देखी जाती है इसके अंदर हम लोगों को, मतलब कन्वेंशनली जो है वो इसको फॉलो किया जाता है डिपार्टमेंटल अप्रोच को। ऑब्जर्व इसको मेजरली हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे जो है वो इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज, अब ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है इसके अंदर हम लोग स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब देखिए एचआर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल, इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल। सो स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर जो है वो फोकस किया जा रहा है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, इट कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड adopts a cohesive approach itself. It is usually adopted by small businesses. स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को जो है वो ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसका ओवर आर्चिंग एम क्या रहता है, टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल रेदर देन हैविंग सेपरेट बिजनेस लाइंस। ठीक है, अलग अलग बिजनेस लाइंस, मतलब अब ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसका क्या ओवर आर्चिंग एम रहता है कि भाई अगर ये, इसमें क्या हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर हम लोगों को जो है वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है एक प्रोडक्ट लाइन से, तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन जो है हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर दी। हम लोगों को भी धीरे धीरे उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है स्केल को अचीव करना है और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना है, रेदर देन हैविंग अ सेपरेट बिजनेस लाइंस। अब ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इट इज द एग्जांपल, ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा जो है इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। व्हाट आर द कंसीडरेशंस व्हाइल डिटरमाइनिंग द बैंक मॉडल। जब भी हम लोग बैंक मॉडल को डिटरमाइन करेंगे, सो क्या कुछ कंसीडरेशंस हम लोगों को देखने, क्या कुछ कंसीडरेशंस हम लोग रखते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, बिजनेस मिक्स, बिजनेस या फिर पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव इटसेल्फ। सो बताइए भाई, क्या कुछ कंसीडरेशंस हम लोग रखते हैं जब भी हम लोग बैंकिंग मॉडल्स के साथ जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि भाई कौन से बैंकिंग मॉडल को ऑप्ट करना है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच को ऑप्ट करना है, डिपार्टमेंटल अप्रोच को ऑप्ट करना है, या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच को ऑप्ट करना है। ओके, अहमद जी ऑप्शन डी बता रहे हैं, रितेश जी ऑप्शन डी, अंकित जी इज ऑल्सो विद ऑप्शन डी, ईशा जी इज ऑल्सो विद ऑप्शन डी, प्रदीप जी इज ऑल्सो विद ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। सो ऑप्शन डी आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। लेट अस सी द राइट आंसर गाइस। बाला राजू जी इज आल्सो विद ऑप्शन डी। ठीक है, सो लेट अस सी द राइट आंसर। यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी itself, that is all of the above. Corporate strategy, business mix, business or positioning objectives, these are considered while determining a particular banking model itself. ठीक है, सो आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं भी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच रिटेल बैंकिंग अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है, कौन सी अप्रोच के अंदर गाइस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, या फिर एनी ऑफ द अबव इटसेल्फ। हाँ जी, ओके, मिक्स आंसर्स आर कमिंग। ईशा जी सेइंग ऑप्शन सी इज द राइट वन, प्रदीप जी सेइंग ऑप्शन ए इज द राइट वन, रितेश जी सेइंग ऑप्शन ए इज द राइट वन। ओके, ठीक है, ओके, ऑप्शन डी बताया जा रहा है बाला राजू जी के द्वारा। सो ए डी सी मिक्स आंसर्स आर कमिंग गाइस। लेट अस सी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज डिपार्टमेंटल अप्रोच। अभी मैंने आप लोगों को बताया जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसबीयू, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। और जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द फंक्शंस, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक डिपार्टमेंटल अप्रोच उसको हम लोग बोल देंगे। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, जहां पे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जो ध्यान में रखा जाता है, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा जो हो इस अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, सो आई होप चैप्टर 2 तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं भी। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, सो दैट वी कैन मेक अ डिस्कशन अहेड। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, प्रदीप मौर्य जी थम्स अप कर रहे हैं। ओके, ठीक है।
मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कांसेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन गाइस। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर डिजिटल रेवोल्यूशन। अब मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं रिटेल बैंकिंग में, जैसे लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अब लोन्स में भी अलग अलग तरह के लोन, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, व्हीकल लोन। इसके अलावा कार्ड्स में भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड। इंश्योरेंस में अलग अलग तरह की इंश्योरेंस और अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग सॉल्यूशंस भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, या फिर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग हो गया। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स, जिसमें कंज्यूमर्स, स्मॉल बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स हमारे आ जाएंगे। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग जो है मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं टू द मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को आउटसोर्सिंग मॉडल सबसे पहले देखने को मिल रहा है। आउटसोर्सिंग क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट इन विच अ कंपनी हायर्स अनदर कंपनी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लैंड और एग्जिस्टिंग एक्टिविटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया जाएगा फॉर परफॉर्मिंग इस टास्क। अब ये जो आउटसोर्सिंग रहता है, ये हम लोगों को तीन तरह की देखने के लिए मिलती है: एंड टू एंड, प्री डोमिनेंट एंड पार्शियल आउटसोर्सिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो एंड टू एंड का मतलब क्या है? एंड टू एंड का मतलब क्या है कि सारे के सारे टास्क को जो है वो हम लोगों ने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया, किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, अभी आप हमारे बिहाफ पे इस काम को परफॉर्म कीजिए। जैसे मैं अगर आप लोगों को अमेजोन का एग्जांपल दूं, तो अमेजोन की जो कस्टमर सर्विस इंक्वायरी है, जो भी कस्टमर्स की इंक्वायरी है, उसको एक थर्ड पार्टी को जो है वो दे दिया जाता है। थर्ड पार्टी को जो है वो मतलब इसके लिए हायर कर लिया जाता है कि भाई जो भी कस्टमर्स की क्वेरीज हैं वो आप लोग ही देखेंगे। अमेजोन विल डील इन द मेन प्रोडक्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज आउटसोर्सिंग। अब एंड टू एंड में क्या है कि सारे के सारे काम को ही हम लोगों ने आउटसोर्स कर दिया, जितने भी टास्क या फिर प्लान्ड और एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज थी उन सभी को हम लोगों ने जो था आउटसोर्स कर दिया। जबकि जो प्री डोमिनेंट आउटसोर्सिंग रहती है, प्री डोमिनेंट आउटसोर्सिंग के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अगर कोई टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग कोई टास्क या फिर एक्टिविटी है, उसी को जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा टू द स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कंपनी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज पार्शियल आउटसोर्सिंग। पार्शियल आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि कुछ टास्क को ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू जो है परफॉर्म कर लेगी, और कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो थर्ड पार्टी को जो है वो हायर किया जाएगा। सो दिस इज एंड टू एंड, प्री डोमिनेंट एंड partial outsourcing. Next is in-housing या फिर in-sourcing. It is a term used in the business to describe the utilization of internal sources rather than outsourcing for activities such as hiring and operations itself. अब in-housing या फिर in-sourcing के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनल सोर्सेज का ही यूज किया जाता है फॉर इंटरनल सोर्सेज का ही यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग द टास्क एंड एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज आउटसोर्सिंग एंड इन सोर्सिंग या फिर इन हाउस मॉडल इटसेल्फ। अब हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स हैं, वो प्राइमरली रिलाय करते हैं ऑन द इन सोर्सिंग इटसेल्फ, जबकि जो न्यू एज की प्राइवेट बैंक्स हैं, दोज आर रिलाइंग मोर ऑन द आउटसोर्सिंग इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस आर वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आउटसोर्सिंग। अब आरबीआई के द्वारा कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उन गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना रहेगा जब भी आउटसोर्सिंग वाली एक्टिविटी को जो परफॉर्म किया जा रहा होगा बाय द बैंक्स इटसेल्फ। सो दिस इज इंप्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर हम लोगों ने आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग के बारे में बात की। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस प्रोसेस के बारे में। सो देखिए, बिजनेस प्रोसेस के अंदर हम लोग बात करेंगे बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा चार तरह के मॉडल जो था वो डिफाइन किए गए। पहला है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग डेटा सेट का यूज करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा है, पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके द्वारा मोस्टली हम लोगों को जो ये हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल है ये फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है। जबकि जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है, इट रिलाइज ऑन द फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी के ऊपर जो है रिलाई करता है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। इट यूजेस सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक कॉमन डेटाबेस का यूज करके मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं। अब दिस काइंड ऑफ मॉडल इज बीइंग यूज्ड इन द
न्यू प्राइवेट बैंक itself. नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल. अब ये जो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल है, यहाँ पे क्या होता है कि वैसे तो मोस्टली हम लोग अलग अलग डेटा सेट का ही यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करेंगे, बट कुछ केसेस में हम लोग जो है वो कॉमन डेटा सेट का यूज करके जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो डिजाइन करने का काम करते हैं. ठीक है. सो दिस इज प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल. नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल. प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल का मतलब क्या है कि वैसे तो जनरली हम लोग कॉमन डेटा सेट का ही यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट इन सम रेयर केसेस हम लोग जो है वो अलग अलग डेटा सेट का भी यूज कर लेंगे फॉर डिजाइनिंग various kind of products and services itself. So these are the four business process structure models जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, which were suggested by Boston Consultancy Group itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच के बारे में. सो देखिए यहाँ पे हम लोग डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच को तीन कैटेगरीज के अंदर पढ़ेंगे: सेगमेंटेड अप्रोच, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच और क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच. तो सेगमेंटेड जो अप्रोच है उसके अंदर सबसे पहले रिसोर्स सेंटर. रिसोर्स सेंटर वो ब्रांचेज हो जाती हैं जहां से जो है वो डेटा को जो है वो सोर्स किया जाता है, मतलब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, और जो रिसोर्सिंग का काम है वो बेसिकली जो है वो इस रिसोर्स सेंटर वाली ब्रांच से किया जाएगा. नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर एंड जनरल सेंटर. अब प्रॉफिट सेंटर क्या है? प्रॉफिट सेंटर है जहां पे हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर जो ब्रांचेस लोकेटेड रहती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि वहां से हम लोगों को एक हैवी प्रॉफिट जो है वो अर्न होता हुआ देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर ब्रांच इटसेल्फ. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेंटर. प्रायोरिटी सेंटर उन सेंटर्स को बोला जाता है जहां पे हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स को जो है वो केटर किया जाता है. सो दीज ब्रांचेस विल बी नोन एज प्रायोरिटी सेंटर्स इटसेल्फ. नेक्स्ट इज जनरल सेंटर्स. अब देखिए जनरल सेंटर्स कौन से सेंटर्स हो जाते हैं जहां पे जनरल बैंकिंग की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. सो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जनरल सेंटर्स बोल दे रहे हैं. नेक्स्ट इज जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच. अब देखिए जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोग देखते हैं कि जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर हम लोग जो है ब्रांचेस को डिफाइन करते हैं कि भाई ये साउथ इंडिया की ब्रांच है, ये ईस्टर्न इंडिया की ब्रांच है, ये नॉर्थ इंडियन की ब्रांच है, ये सेंट्रल इंडिया की ब्रांच है और ये वेस्टर्न इंडियन की ब्रांच है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच. अब देखिए जो भी ब्रांच जिस भी एरिया के अंदर लोकेटेड है उसको उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बोला जा रहा है. रूरल एरिया के अंदर जो ब्रांच रहेगी दैट विल बी कॉल्ड रूरल ब्रांच. सेमी अर्बन एरिया वाली को सेमी अर्बन ब्रांच, अर्बन एरिया वाली को अर्बन ब्रांच, और मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो ब्रांच रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन या फिर मेट्रो ब्रांच हम लोग जो है उसको बोल देंगे. सो दिस इज डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच इटसेल्फ. ठीक है. मूविंग अहेड नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस. अंडर विच मॉड्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स आर अवेलेबल फॉर different products: horizontally organized model, vertically organized model, predominantly horizontally organized model, and predominantly vertically organized model. So what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number A itself, that is horizontally organized model जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई. हाँ जी, बहुत बढ़िया विनय जी, बहुत बढ़िया आपने ये आंसर किया हुआ है. वेरी नाइस. ठीक है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में अलग अलग डेटा सेट का यूज किया जा रहा है फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में कॉमन डेटा सेट का यूज कर रहे हैं हम लोग. Moving ahead, next is which of the following statements are correct regarding the specific domain approach to classifying branches in the retail banking? General center is responsible for driving revenue growth through sales focus and tailored product offerings. Statement 2 is priority centers cater to high net worth individuals with specialized and exclusive amenities. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So बताइए भाई, what should be the right answer? ओके, अंकित जी सेइंग ऑप्शन बी इज द राइट वन. बाकी लोग भी आंसर करें भाई. हाँ जी, रितेश जी, तृप्ति जी, रक्षित जी, रजनी जी, प्लीज ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस. मेक दिस सेशन मोर एंगेजिंग बाय पार्टिसिपेटिंग एट द मैक्सिमम नंबर इन दिस सेशन इटसेल्फ. ठीक है. अदरवाइज इन सेशंस को एंगेज बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे जो करेजियसली और एंथुजियाज्म के साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. रजनी जी सिंह ऑप्शन डी इज द राइट वन. प्रदीप जी सिंह ऑप्शन बी इज द राइट वन. One second, guys. So D, B, A. Mixed answers are coming for the question. Let us see the right answer.
Right answer will be option number B itself, that is प्रायोरिटी सेंटर केटर्स टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स विद स्पेशलाइज्ड एंड एक्सक्लूसिव एमिनिटीज, जबकि जनरल सेंटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और फॉर डिराइविंग रेवेन्यू ग्रोथ थ्रू सेल्स फोकस एंड टेलर्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। सो जनरल सेंटर्स जो है उनके अंदर हम लोगों को किसी भी तरह का जो है रेवेन्यू ग्रो होता हुआ नहीं देखने को मिलता है with respect to the sales focus and tailored product offerings itself. So I hope this statement is clear to you all. That is why option B will be the right one for this particular question. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मॉडल्स के बारे में। सो देखिए गाइस, रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को तीन तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इटसेल्फ। सो रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनेंगे हमारे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म एंड फिक्स डिपॉजिट। अब व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स? बिकॉज इन हम लोग जानते हैं कि जब भी सेविंग्स अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट जो ओपन अप किया जाता है कस्टमर के द्वारा, सो इनके ऊपर एक इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो कस्टमर को इनकम प्रोवाइड की जाती है बाय द बैंक। अब बैंक के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें, so there is outflow of income from the bank itself. That is why these are the part of retail liability products. Next is retail asset products. अब retail asset products का पार्ट बनेंगे हमारे loans. Loans will be the part of retail asset products. अब why loans are the part of retail asset products? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि loans जब भी जो है वो बैंक्स के द्वारा जो है वो डिसबर्स किए जाते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम जो है वो एक बैंक को रिसीव होती है फ्रॉम द कस्टमर इटसेल्फ। प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही है, साथ में जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट को भी वापस करना रहता है। तो जिस वजह से यहाँ पे एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आ रही है, देयर इज इनफ्लो ऑफ इनकम फॉर द बैंक। सो हम लोग जो है वो लोन्स को क्या बोल देते हैं? रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर हम लोग पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी इनको हम लोग बोल देते हैं। इसके अलावा रेमिटेंस सर्विसेज, रेमिटेंस प्रोडक्ट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हम लोग जो है अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर मानते हैं। पर्टिकुलरली हम लोग ध्यान रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं कि जहां से भी हम लोगों को फी बेस्ड इनकम जो है वो अर्न होती है, वो सारे हमारे पार्ट बनेंगे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, सो ये हम लोगों ने समझा प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ये हमारे क्या है? रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। अब करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता है कस्टमर को। इसके अलावा कस्टमर इज बीइंग प्रोवाइडेड विद द विड्रॉल फैसिलिटी ऑफ फंड्स। सेविंग अकाउंट के ऊपर हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट दिया जाता है कस्टमर को, दो इट इज लो इन अमाउंट, बट विड्रॉल फैसिलिटी इज ऑल्सो गिवन एज इन द केस ऑफ करंट अकाउंट। अब फिक्स डिपॉजिट की केस में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एंड नो विड्रॉल इज अलाउड टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग यहाँ पे कुछ दो और टर्म्स को देख लेते हैं, स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी। अब देखिए, जो स्वीप इन फैसिलिटी है, इट अलाउज द इन्वेस्टर्स टू ट्रांसफर देयर एक्सेस फंड्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू देयर एफडी। मतलब कई बार क्या होता है कि बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है एक्सेसिबली फंड्स हो जाते हैं, तो उनको जो है वो एफडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफडी के अंदर एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जाता है बाय द इंडिविजुअल कस्टमर। सो दिस इज स्वीप इन फैसिलिटी। अब स्वीप आउट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब भी हम लोगों को डेफिसिट देखने के लिए मिलेगा इन द सेविंग्स अकाउंट, तो जो डेफिसिट अमाउंट है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एफडी अकाउंट टू द सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट इटसेल्फ। ठीक है, सो जब भी हमारा डेफिसिट हो जाएगा सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो एफडी से फंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेविंग्स अकाउंट के अंदर, और जहां से हम लोग अपनी नीड को जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, या फिर जो है वो जो भी हमारी जरूरत है उसके लिए हम लोग जो है वो फंड्स को अवेलेबल करवा पाएंगे अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर। अब देखिए, आज की इस डेट में अगर हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो ये बहुत ही जो है वो थिन वेफर की तरह काम कर रहा है हमारा जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने वाली बात है। अब कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है प्रोडक्ट को? विद द हेल्प ऑफ वैल्यू डिफरेंशिएशन इटसेल्फ। अब वैल्यू कैसे जो हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स टू द कस्टमर, credit card to the customer, multi-city checks to the customer, build in insurance product to the customers itself. So this is sweep in and sweep out facility itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल लोन, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि लोन्स विल बी द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। अलग अलग तरह के लोन्स हैं, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। अब these loans are the backbone of the revenue system stream for the bank itself. सो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि लोन से ही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है बैंक्स को जनरेट होता है। इट इन्वॉल्व्स मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट इन अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। अगर एक इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी जो है वो डिमांड है, तो लोन्स की मार्केटिंग के ऊपर जो है वो हम लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ना ही एफर्ट ना ही
फंड्स के रूप में, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, हेंस प्रिज्यूम्ड टू बी ऑफ लोअर रिस्क एंड एनपीए परसेप्शन। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो परसेप्शन है दैट इज आल्सो प्रिज्यूम्ड वेरी मच लोअर इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट लोन्स इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। सो देखिए, दीज सर्विस आर ऑफर्ड विद अ ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर मल्टीपल नीड सेटिस्फेक्शन एंड आल्सो टू ऑगमेंट द फी बेस्ड इनकम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया अभी। अब देखिए यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी एंड ब्रोकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, गेटवे फॉर रेल एंड एयर टिकट बुकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मेनी मोर विल बी द पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जहां से एक फी बेस्ड इनकम जो है वो बैंक को जनरेट हो पाएगी, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए, ऐसा नहीं होता कि आज मुझे आइडिया और कर मैंने प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल को जो है वो फॉलो किया जाता है। सबसे पहले मार्केट का जो है सर्वे किया जाएगा, नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को डेवलप करते बाद इसकी पायलट टेस्टिंग करवाई जाएगी फ्रॉम द सिलेक्टेड सेट ऑफ टारगेटेड कस्टमर, उनसे फीडबैक ली जाएगी। आफ्टर टेकिंग द फीडबैक, जो ये प्रोडक्ट है इसको हम लोग फाइन ट्यून करेंगे बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द कस्टमर। इसके बाद फाइनली रोल आउट ऑफ द प्रोडक्ट अक्रॉस द टारगेट मार्केट। इसके बाद जो है वो फाइनली फिर प्रोडक्ट को जो है वो टारगेट मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, आफ्टर which step of the product development we do pilot testing to the sample inverse? Option A is fine tuning the product based on the feedback, identifying the needs of the customer, conducting the market survey, developing the product itself. So what should be the right answer? हाँ जी, ओके, ऑप्शन डी बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा भी, बहुत बढ़िया। ओके, रितेश जी, रक्षित जी, बाला राजू जी, एवरीवन इज आंसरिंग ऑप्शन डी इज द राइट वन। लेट अस सी द राइट आंसर गाइस। सो यस, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। मतलब हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद इसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं टू द सैंपल यूनिवर्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज व्हाई डू रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैव लो रिस्क परसेप्शन? लो रिस्क परसेप्शन क्यों देखने के लिए मिलती है? दे डोंट फॉर्म इवन 5% ऑफ द बैंक्स लेंडिंग, दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय द 100% कोलेटरल, दे आर डाइवर्सिफाइड एंड ड्यू टू लार्ज कस्टमर बेस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। सो किस वजह से जो है हम लोगों को लो रिस्क परसेप्शन जो है रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है? हाँ जी, ऑप्शन सी बताया जा रहा है अंकित जी के द्वारा, प्रदीप जी के द्वारा, रितेश जी के द्वारा। ओके, लेट अस सी द राइट आंसर गाइस। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज दे आर डाइवर्सिफाइड ड्यू टू लार्ज कस्टमर बेस। क्योंकि लार्ज कस्टमर बेस होने की वजह से हमारा जो रिस्क परसेप्शन है वो कम रहता है विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस मॉडल्स के बारे में। सो देखिए, प्रोसेस मॉडल्स क्या है। अब यहाँ पे प्रोसेस मॉडल्स को अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग तीन डायमेंशंस के थ्रू जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। इन हाउस रिसोर्स प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग प्रोसेस, आउटसोर्स प्लस इन हाउस रिसोर्स प्रोसेस। अब ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो इन हाउस रिसोर्स प्रोसेसिंग है दैट इज बीइंग फॉलोड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ओल्ड प्राइवेट बैंक्स। जो आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस हैं दीज आर बीइंग फॉलोड बाय फॉरेन बैंक्स। Outsourcing plus in-house resource model is being followed by new generation private banks itself. Moving ahead, अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस मॉडल्स के बारे में। सो देखिए, जब भी रिटेल लोन्स को जो है प्रोसेस किया जाता है, सो यहाँ पे हम लोग तीन तरह के जो है प्रोसेसिंग मॉडल्स पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल, रीजनल या फिर स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल, और सेंट्रलाइज प्लस रीजनल जो है वो प्रोसेसिंग मॉडल। अब सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल का मतलब क्या है? जहां पे ऑल दी लोन्स आर सोर्स्ड एट ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर जो उनको सोर्स किए जाएंगे एंड बाय द मार्केटिंग टीम आर प्रोसेस्ड एट अ सिंगल पॉइंट इटसेल्फ। फॉरेन बैंक्स जो है वो इसका यूज करते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी जो है वो सिमिलर इसी मॉडल का जो है वो यूज करते हुए हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल, जहां पे एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है वो मल्टीपल काइंड ऑफ रिटेल एसेट्स को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट इज रीजनल या फिर स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग। अब रीजनल प्रोसेसिंग हब्स टू केटर स्पेसिफिक क्लस्टर और ज्योग्राफी ऑफ ब्रांचेस, मोर पॉपुलर विद द ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक।
अब देखिए रीजनल बैंक्स का मतलब क्या है, रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर्स का मतलब क्या है कि अलग अलग हमारे जो ब्रांचेस हैं, मान लो इस पर्टिकुलर विसिनिटी के अंदर ये ब्रांचेस हैं, इस पर्टिकुलर विसिनिटी के अंदर ये ब्रांचेस हैं। अब इन दोनों विसिनिटी का जो है वो रिटेल लोन का काम जो है वो एक रीजनल हब जो बनाया गया होगा बैंक के द्वारा वहां पे होगा। सो दिस इज रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट इज स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग सेंटर। अब देखिए गाइस, स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग सेंटर जो है, स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग सेंटर का मतलब क्या है कि भाई जिस भी ब्रांच में आप लोग गए हुए हैं उसी पर्टिकुलर ब्रांच में जो है वो आपका लोन है उसको जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। Next is centralized plus regional processing model. So obviously this is the combination of this centralized and regional processing model जिसको न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स के द्वारा जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल, रीजनल प्रोसेसिंग मॉडल एंड सेंट्रलाइज्ड प्लस रीजनल प्रोसेसिंग मॉडल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग को जो है वो नॉर्म मान के जो है फॉलो करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स के द्वारा सेंट्रलाइज्ड प्लस रीजनल प्लस स्टैंड अलोन नॉर्म्स आर फॉलोड। नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक्स के द्वारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग को जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट का प्रोसेस का मॉडल है, इट में डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, दैट इज एसेट प्रोडक्ट है या फिर लाइबिलिटी प्रोडक्ट है, इस अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस मॉडल जो है वो वेरी कर पाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं टेंजिबिलिटी प्रोसेस ऑफ द सेविंग्स अकाउंट। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सर्विस है दिस इज इंटेंजिबल इन नेचर। सो टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इशुएंस ऑफ पासबुक एंड चेकबुक इज डन टू द कस्टमर। एटीएम या फिर डेबिट कार्ड को जो है वो भेजा जाता है और पिन को जो है वो मेल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पासबुक और चेकबुक है ये तो आप लोगों को जो है वो इशू कर दी जाएगी ऑन द सेम ब्रांच। जब जो एटीएम और डेबिट कार्ड है दैट विल बी पे मेल्ड टू यू थ्रू द, मतलब जो उसका एटीएम या फिर जो डेबिट कार्ड है उनकी जो पिन है उनको जो है वो मेल के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब कुछ टास्क को खुद कर लिया बैंक ने अपने ब्रांच के अंदर और कुछ को जो है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग वे के अंदर जो है वो ऑप्ट किया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जा रहा है भाई, सेंट्रलाइज्ड प्लस रीजनल या फिर स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल बोला जा रहा है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस मॉडल्स के बारे में। तो देखिए ये जो प्रोसेस मॉडल्स हैं ये डिफर करते हैं फ्रॉम सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग। अब देखिए व्हीकल लोन है तो व्हीकल लोन जो है वो सिंपली एक ही टाइम के ऊपर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, जबकि हाउसिंग लोन को प्रोसेस होने में लगभग 10 से 15 दिन तो मिनिमम लगेंगे। सो ये क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस मॉडल जो है वो डिफर करता है, अलग अलग प्रोसेस मॉडल को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट, फॉर सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज प्रोसेस टाइम इंडिकेट्स एफिशिएंसी। ये जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है कि भाई 15 दिन में जो है हाउसिंग लोन मिल जाएगा आप लोगों को या 4 दिन में जो है व्हीकल लोन मिल जाएगा, it indicates the efficiency usually in the public sector banks processing time is prescribed by 2 to 15 days itself। ठीक है, 2 से लेकर के 15 दिन जो है वो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बताया गया है इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। सो देखिए जब भी हम लोग प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे तो वहां पे कुछ पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन इज मार्केटिंग डायनामिक्स, रिस्क परसेप्शन, कस्टमर प्रोफाइल, रिसोर्स पोजीशन, टेन्योर, एसेट लाइबिलिटी पोजीशन एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। सो दीज आर दी पैरामीटर्स जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी हम लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को जो है वो डिसाइड करना है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे फ्रेश अकाउंट्स को जो कैप्चर किया जाएगा और इसके अलावा दूसरे बैंक से भी कस्टमर जो है माइग्रेट होकर के हमारे बैंक के पास आएंगे। अब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक एबीसी बैंक है, वो बोल रहा है कि भाई मैं सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो है वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा हूँ। वहीं पे कोई डीईएफ बैंक है, वो बोल रहा है कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% ही ऑफर कर रहा हूँ बट साथ में जो है मैं ग्रुप इंश्योरेंस भी ऑफर कर रहा हूँ। सो अब इससे क्या होगा कि दूसरे बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं वो भी उठ करके कहाँ आ जाएंगे, इसी डीईएफ बैंक के पास आ जाएंगे। इसको बोला जाता है एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप अप मॉडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे इनिशियली जो हम लोग हैं वो प्राइस को लो रखते हैं और धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर दिया जाता है टू द मार्केट प्राइजेज इटसेल्फ। नेक्स्ट इज स्टैंड अलोन प्राइसिंग, जहां पे हर एक प्रोडक्ट को जो है वो इंडिविजुअली असेस किया जाएगा regardless of the dependency upon any kind of other product itself. So this is standalone pricing. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल स्ट्रक्चरिंग प्राइसिंग के बारे में। सो देखिए जनरल स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि फाइन ट्यूनिंग ऑफ द प्राइसिंग बेस्ड ऑन द क्वांटम एंड वॉल्यूम ऑफ लोन्स दैट आर बीइंग
प्रोवाइडेड इटसेल्फ, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कितने अमाउंट में हम लोग उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर कितना वॉल्यूम है उनका, उस अकॉर्डिंग जो है प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस प्राइसिंग, जहां पे प्राइस रिबेट या फिर स्पेशल कोड्स और कंसेशनल रेट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं टू द हाई वैल्यू डिपॉजिट्स इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस बंडलिंग। अब देखिए प्राइस बंडलिंग क्या है, जहां पे एक बंडल बना दिया जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ सर्विसेज को जो है वो रख दिया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी भी बोल देते हैं प्राइस बंडलिंग को, ठीक है। Now try to answer out this question guys. Dash model with an initial low and attractive price and switch over to market related pricing after a while itself. Your options are aggressive pricing strategies, price bundling, general structuring, and structured step up pricing itself, ठीक है। So what should be the right answer for this particular question guys? Okay, Trupti ji is saying option D is the right one. Pradeep ji is saying option D is the right one. Bala Raju ji, Ankit ji, Ritesh ji, Isha ji. Okay, everyone is answering option D is the right one. Let us see the right answer, guys. So yes, the right answer will be option number D itself. That is structured step up pricing के अंदर हम लोगों को initially जो है वो लो प्राइस देखने के लिए मिलता है और अट्रैक्टिव रहता है वो प्राइस। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो मार्केट रिलेटेड प्राइसिंग के साथ जो है वो चेंज कर लिया जाता है उस प्राइस को। सो दिस इज structured step up pricing itself. Moving ahead, next question is under which of the following process model all the retail loans sourced and processed at a single point by most of the PSBs? Regional processing model, standalone processing model, centralized processing model या फिर none of the above itself? So बताइए भाई, what should be the right answer? Okay, mixed answers are again coming for this question. Trupti ji is saying option B is the right one. Okay, 1 second guys. Okay, ठीक है, ऑप्शन सी बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। लेट अस सी द राइट आंसर गाइस। सो यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया गाइस, बिल्कुल सही। ईशा जी, प्रदीप जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि टेक्नोलॉजी जो है वो बैकबोन की तरह काम करती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, इन हाउस मॉडल, आउटसोर्सिंग मॉडल, पार्शली इन हाउस एंड पार्शली आउटसोर्स मॉडल। अब देखिए जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन कैसे की, दे स्टार्टेड विद अ सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट। और इसमें उसको एडवांटेज एडवांटेज क्या रहा इन न्यू प्राइवेट बैंक्स को, कि वो क्रॉस सेल कर पा रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ड ऑन द अवेलेबल कस्टमर डेटा इटसेल्फ। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिली, दैट स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंड अलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन, ठीक है। इसके अलावा इट इंक्रीज्ड टू द टोटल ब्रांच ऑटोमेशन एंड रीजनल नेटवर्क हब्स। अब पहले जो था इन्होंने क्या किया कि जो भी लेजर्स थे, लेजर्स मतलब जहां पे हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, बही खाता जिसको हम लोग बोलते थे, उनको इन्होंने ऑटोमेट करने का काम किया। अब धीरे धीरे इन्होंने ब्रांचेस को ऑटोमेट किया और अब नेटवर्क को, रीजनल नेटवर्क हब के ऊपर जो है वो हम लोगों को काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अब लगभग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। अगर हम लोग बात करें, सो ये हम लोगों ने समझा कि किस तरह से न्यू प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, सो रिटेल बैंकिंग को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है बाय फोकसिंग ऑन द कस्टमर सेंट्रिसिटी, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस थ्रू डिजिटल बैंकिंग, एक्ट एज अ सुपरमार्केट विद सेल्फ डायरेक्टेड कस्टमर्स इटसेल्फ, ठीक है। सो डिजिटल बैंकिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अगर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, सो हम लोग रिटेल बैंकिंग को जो सस्टेनेबल बना पाएंगे। इसके अलावा हम लोग आज की डेट में ये चाहता है कस्टमर कि बैंक जो है वो एक सुपरमार्केट की तरह जो है वो एक्ट करे, जहां से जो कस्टमर है वो सेल्फ डायरेक्टेड कस्टमर आज की डेट में जो है वो चाहता है कि मतलब वो जाए और खुद ही जो है वो मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करे, बैंकिंग के स्टाफ से उसको कोई जो है वो इंटरेक्शन ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज वैल्यू चेन फोकस। अब देखिए वैल्यू चेन फोकस के अंदर क्या है कि वी नीड टू फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स
एफिशिएंट इन बी टू बी डिलीवरी सॉल्यूशन। बी टू बी का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग बिजनेस टू बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी वैल्यू सिस्टम को, तो वहां पे जो है वो हम लोगों को डिलीवरी जो है वो बिल्कुल एफिशिएंट रखनी है, ठीक है, तभी हम लोग जो है वो अपनी रिटेल बैंकिंग को जो है वो सस्टेनेबल बना पाएंगे। सो दीज टू फैक्टर्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग, दैट इज कस्टमर सेंट्रिक हमारा जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा वैल्यू चेन के ऊपर जो है हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, अब हम लोग रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए टारगेट के बेसिस पे अगर बात की जाए, इंडिविजुअल एजेंट्स आर द टारगेट कस्टमर ऑफ दीज रिटेल बैंकिंग, जबकि कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग के अंदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आर द टारगेट कस्टमर्स। नेक्स्ट इज बेस की अगर मैं बात करूं, सो मास मार्केट बैंकिंग मॉडल इज देयर, स्मॉल सेगमेंट ऑफ कस्टमर इज देयर, दैट इज कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज अप्रोच की अगर मैं बात करूं, सो बी टू सी अप्रोच एंड दिस इज बी टू बी अप्रोच। टिकट साइज इज लो फॉर दी लोन्स इटसेल्फ इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, जबकि लोन्स के केस में जो टिकट साइज है दैट इज वेरी मच हाई इटसेल्फ। टिकट साइज क्या होता है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है अभी। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व, अब कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क इज वाइड स्प्रेड एंड लो इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, जबकि कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग की केस में देयर इज हाई रिस्क इन्वॉल्व इटसेल्फ। नेक्स्ट इज रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, सो रिटर्न्स रिटेल बैंकिंग की केस में ज्यादा रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जबकि जो हमारे कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग है उसके अंदर हमारे को जो रिटर्न्स हैं दोज आर लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में हम लोगों को बात कर लेते हैं, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी के बारे में। सो देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर अगर हम लोगों ने मॉनिटरी या फिर रिकवरी करनी है इंडिविजुअल कस्टमर से, सो दैट इज वेरी मच लेबोरियस। अब लेबोरियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग, अब इट इज लेस लेबोरियस इन केस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, अब देखिए कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट है दैट इज रिलेटिवली स्मॉल इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, जबकि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है दोज आर रिलेटिवली हाई विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है दीज आर लेस प्रोनाउंस्ड इन रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ, जबकि जो कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग है उसके अंदर हम लोगों को एनपीएस आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन नेचर इटसेल्फ, ठीक है। सो ये हम लोगों ने रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर के डिफरेंस को समझा। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस, which among the following are the main aspect of sustainable retail banking itself? Customer centricity, value chain focus, targeting all customers simultaneously, या फिर all of both B, A and B itself? So what should be the right answer for this particular question guys? Okay, Bala Raju ji is saying option D is the right one. Okay, बाकी लोग भी आंसर करें गाइस। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, बाकी लोग भी आंसर करें भाई। ईशा जी, प्रदीप जी, रजनी जी, रक्षित जी, प्लीज ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। रितेश जी, तृप्ति जी, विनय जी। ओके, आई गॉट सम मैसेजेस, वन सेकेंड। रितेश जी, रजनी जी, तृप्ति जी, everyone is answering option D as the right one. Okay, let us see the right answer guys. So yes, option D, that is both A and B, customer centricity and value chain focus are the main aspect of the sustainable retail banking itself. So I hope this thing is clear to you all कि why option D is the right one. ठीक है, moving ahead, next question is which of the following is not a feature of retail banking? Higher NPS, large number of customers, diversified risk, या फिर none of the above itself? So what should be the right answer guys? हाँ जी, not a feature. Okay, Ankit ji is answering option A as the right one. Ritesh ji, Rakshit ji, Bala Raju ji, Isha ji, everyone is answering option A as the right one. Let us see the right answer guys. Okay, yes, the right answer will be option number A itself. That is higher NPAs will not be the feature of the retail banking. NPAs हम लोगों को कैसे देखने के लिए मिलते हैं, लोअर NPAs जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन द रिटेल बैंकिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये सारे के सारे कस्टमर्स एक ही टाइम के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही कम मिलते हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन।
हाँ जी, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, ठीक है। ओके, so this is all about chapter number 3 guys. Now let us start our chapter number 4, that is branch profitability. अब देखिए, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने से पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में बात कर लेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया को हम लोग 3 फेजेस के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्ली फेज, विच इज फ्रॉम 1770s टू 1969। अब ध्यान से इस पीरियड को एनालाइज कीजिए, ये वो वाला पीरियड है जब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोगों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो सबसे पहला बैंक एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है इन द ईयर 1770 itself. However, it closed its operations in the 1832. अब भाई यहाँ से आप लोगों से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए, जब मैंने आप लोगों को बताया ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो इन ब्रिटिशर्स के द्वारा दो तरह से जो था वो रूल किया जा रहा था। एक तो डायरेक्ट रूल था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। दूसरा इनडायरेक्ट रूल वहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे प्रिंसेस जो थे वो रूल कर रहे थे। तो प्रेसिडेंसीज जो थी, जो कि हमारी ये डायरेक्ट जहाँ पे रूलिंग थी, उनको हम लोग प्रेसिडेंसीज बोलते थे। तो जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, इसके अलावा जो मद्रास हो गया। 1 सेकेंड। ईशा जी सिंह, प्रिंसली स्टेट्स, बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसली स्टेट्स। सो ये जो हमारी प्रेसिडेंसीज थी, इनको रूल किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे रिच प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो इन प्रोविंसेस के अंदर जो था वो बैंक एस्टेब्लिश कर दी गई। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बना, 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया, और बैंक ऑफ मद्रास जो था वो 1843 के अंदर 1843 के अंदर बनाया गया। अब इन सभी को आपस में मर्ज करके जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है इन द ईयर 1921। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इवेंचुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है इन द ईयर 1955 itself. अब देखिए, आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी पहले प्राइवेट एंटिटी की तरह ही एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द आरबीआई एक्ट 1934। अब ये जो रिजर्व बैंक है, इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 एंड emerged एज अ रेगुलेटर इटसेल्फ। अब 1949 के अंदर जो है आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है, और उसी के बाद से आरबीआई ने जो है वो रेगुलेटर की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया है फॉर द बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फेज 2 के बारे में, दैट इज नेशनलाइजेशन फेज। दिस टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1969 टू 1991। अब इस टाइम के ऊपर मोस्ट ऑफ द बैंक्स एट दिस टाइम केटर्ड ओनली टू रिच एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड निशेस। This became the era of nationalization to use banks as an instrument of achieving the social objective. अब यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 14 बैंक्स को जो था वो नेशनलाइज किया गया इन द 1969, जबकि 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द 1980s itself। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को ब्रांच नेटवर्क का भी एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ से भी काफी बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज किया गया, और कितने बैंक्स को जो था वो 1980s के अंदर जो था वो नेशनलाइज किया गया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं लिबरलाइजेशन फेज के बारे में। सो लिबरलाइजेशन फेज इज फ्रॉम 1991 टू टूडेज इटसेल्फ। ठीक है, सो 1991 के अंदर हम लोगों को एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करने के लिए जो है वो एक कमेटी सेटअप की जाती है अंडर नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, जिसके द्वारा कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जो सजेस्ट किया जाता है, और रिकैपिटलाइजेशन के बारे में बात की जाती है। मतलब वी नीड टू पुट मोर कैपिटल विद द बैंक्स सो दैट वो किसी भी तरह की इकोनॉमिक डाउनटर्न को जो है वो हैंडल कर पाए। अब इसके अलावा लाइसेंसेज आर गिवन टू ओपन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनको भी यहाँ पे लाइसेंस दिए गए कि वो भी जो है वो वही इस बैंकिंग सेक्टर का जो है पार्ट बने। सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही जो है वो यहाँ पे अकेला जो है वो पार्ट प्ले नहीं करेगा। नेक्स्ट इज डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। सो आरबीआई के द्वारा पहले क्या होता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना लोन के ऊपर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, मतलब लोन के ऊपर जो है एक बैंक के द्वारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा, और एक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एक इंडिविजुअल कस्टमर को, इसको डिसाइड पहले क्या करता था, आरबीआई करता था। बट 1991 ऑनवर्ड्स हम लोगों को जो है वो डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड कर सकते थे, बट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई इटसेल्फ। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर। अब सीआरआर और एसएलआर क्या है? सीआरआर आप लोग सीधा सीधा इसकी फुल फॉर्म फिलहाल के लिए समझ लीजिए, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए, रिडक्शन इन सीआर एंड एसएलआर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन द लिबरलाइजेशन फेज,
नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इस वजह से हम लोगों को कंपटीशन इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांच इटसेल्फ या फिर बैंक इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंटली इंडिया के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 45 फॉरेन बैंक्स, 43 रीजनल रूरल बैंक्स और 96,000 रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स अवेलेबल है। अब यहीं पे 53 शेड्यूल्ड एंड 1470 नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर। ठीक है, अब प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात की जाए एज पर द आरबीआई, तो पॉजिटिव चीज क्या है कि द बैंकिंग सेक्टर इज वेल कैपिटलाइज्ड नाउ। ठीक है, किसी भी तरह का जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है अगर वो आता है तो उसको हैंडल किया जा सकता है बाय द बैंकिंग सेक्टर। कंसर्न क्या है, जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो 8.34 ट्रिलियन पहुंच गया था ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च ऑफ 2021 को जो है वो हमारा जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो 8.34 ट्रिलियन तक पहुंच गए। एंड कंटेजियन इफेक्ट ऑफ डिलिक्वेंसीज लाइक किंगफिशर एयरलाइंस 2011 और पीएनबी केस 2018 इटसेल्फ, सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ। इसके अलावा जो ग्रॉस नेशनल, जो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, those reached a 10-year low of 3.9% in the March 2023 itself. So जो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 10 सालों में सबसे कम हम लोगों ने नोटिस किया इन द मार्च 2023, दैट इज 3.9% एज पर द आरबीआई इटसेल्फ। ठीक है, moving ahead, now try to answer this question guys. How many banks among the following were nationalized during 1969? 6, 18, 20 या फिर 14 itself. So what should be the right answer guys? Okay, Pradeep ji is answering option C is the right one. Ritesh ji is answering option D. Rajni ji is saying option D is the right one. Praveen ji is also with option D. Let us see the right answer guys. Rakshit ji is also with option D. Okay, so let us see the right answer. Right answer is option number D itself. That is 1969 के अंदर जो था वो 14 बैंक्स को जो था वो नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बाला राजू जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, next question is which of the following statements are correct regarding the history of banking in India? Your statement are RBI was nationalized in 1934. 3 presidency banks were merged to form Imperial Bank of India, which later became SBI in 1934 itself. So बताइए भाई which of the following statement is correct? Okay, B option बताया जा रहा है प्रदीप जी के द्वारा, ईशा जी के द्वारा। रितेश जी is answering option D is the right one. Okay, अंकित जी is also with option D. भी देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, 1 second guys, the right answer will be option number D itself, that is neither 1 nor 2. क्यों, देखिए आरबीआई को नेशनलाइज तो किया गया था, ये तो सही है, 1934 में नहीं भाई, 1949 के अंदर जो था वो इसको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर मर्ज्ड टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है। विच लेटर बिकेम एसबीआई इन 1934 नहीं भाई, इन 1955 इटसेल्फ। सो इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप लोगों को ट्रिक करके जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर है गाइस। हाँ जी, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो फिर आज की सेशन को हम लोग जो है यहीं पे एंड करते हैं। इवनिंग सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी से ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल टिल नाउ गाइस। ओके फाइन, ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो हम लोग अपने इवनिंग वाले सेशन में अब मिलेंगे। सो नाउ आई एम एंडिंग अप दिस सेशन गाइस। ठीक है, यू आर वेलकम प्रदीप जी, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस जो कि आप लोगों को आज फेस करनी पड़ी ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच विद रिस्पेक्ट टू द वॉइस इको इटसेल्फ। ठीक है, so I will make sure that it will not happen in further classes. So that is all from my side. Thank you. Now I am ending up this class. See you in the evening session guys.